गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कमेंट कीजिएगा बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा क्लास की शुरुआत की जाए। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों के विषय में सीखा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों के विषय में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि हमारे पास में बेसिकली करंट जो होता है, धारा जो होती है, धारा हमारे पास क्या होता है बेटा? आवेश के प्रवाह की दर को हमने क्या कहा था? धारा के नाम से हमने जाना था। कि जब किसी चालक तार में, किसी कंडक्टर वायर में जब चार्ज फ्लो होता है, आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, हमने उसे क्या कहा था? धारा के नाम से हमने जाना था। अगली चीज हमने सीखी थी करंट की डेंसिटी को लेकर, धारा के घनत्व को लेकर हमने बात की थी कि धारा घनत्व हमारे पास में क्या होता है। तो धारा घनत्व की हमने बात की थी। सभी को याद है धारा घनत्व क्या होता है बेटा? जे बराबर एन ई वी डी इंटू ए आपके पास में हो जाता है। एन ई वी डी इंटू ए आपके पास में हो जाता है। ठीक है जी। तो ये चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे, और इन चीजों के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था जो हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज चलिए, आज हम आगे चलते हैं बेटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करने वाले हैं, जिसे आप सभी जानते हैं ओम के नियम के नाम से। सभी ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ। सभी जानते हैं बेटा ओम्स लॉ, है ना जी। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? ओम का नियम। ये कुछ ऐसा लिखाता है हिंदी में, ओम का नियम। सभी को याद है भाई क्या होता है ओम का नियम? सभी को याद है ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या कहता है बेटा? I इंटू V इज इक्वल टू I इंटू आर आपके पास में हो जाता है। V बराबर आई आर। देखिएगा ओम का नियम हमें एक्चुअल में कहता क्या है बेटा? ओम का नियम हमें एक्चुअल में कहता क्या है कि यदि आपके पास कोई एक कंडक्टर वायर है, सपोज कीजिए ए भी आपके पास एक कोई तार है, ए भी आपके पास एक कोई तार है। आपने इसमें क्या किया बेटा? करंट को फ्लो कराया। आपने इसमें धारा को क्या किया? प्रवाहित किया। आपने जैसे ही इसमें धारा को प्रवाहित किया, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर एक विभव का अंतर लगाना पड़ेगा, विभवांतर लगाना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको इस चालक में यदि धारा प्रवाहित करनी है, तो कहीं ना कहीं से आपको इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ना पड़ेगा, या आपको कहीं ना कहीं करंट की सप्लाई से इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तभी तो इसमें क्या होगी बेटा? धारा प्रवाहित हो पाएगी। तभी तो इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित हो पाएगी। तो आपने जो विभवांतर लगाया, यहाँ पर जितना आपने विभवांतर लगाया या वोल्टेज आपने अप्लाई किया, और जो धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई, तो V अपॉन आई जो होता है बेटा, हमेशा क्या होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होगा। V अपॉन आई हमेशा क्या होगा? एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? जिसे हमने कहा कैपिटल आर। और कैपिटल आर अपने आप में क्या हो जाता है बेटा? किसी चालक का प्रतिरोध हो जाता है। जहां पर कैपिटल आर को हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल आर को आप जानते हैं किस नाम से बेटा? रेजिस्टेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टेंस के नाम से या प्रतिरोध के नाम से हम इसे जानते हैं। तो नियम हमारे पास क्या बन जाता है ओम का? V बराबर आई इंटू आर आपके पास में फाइनल नियम बन जाता है। V बराबर आई आर आपके पास में ओम का नियम बन जाता है। सभी को याद होगा ये चीजें। V बराबर आई आर आपके पास में हो जाता है। यहाँ पर बात करेंगे प्रतिरोध को लेकर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध को लेकर। देखिएगा जो आपके पास रेजिस्टेंस है, जो आपके पास रेजिस्टेंस है बेटा, या जो आपके पास प्रतिरोध है, जो आपके पास प्रतिरोध है, देखिएगा यदि हम इसको लेकर बात करें, तो देखिएगा प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ?
प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ कि किसी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, किसी कंडक्टर वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होगी, उस करंट के प्रवाह होने में, उस करंट के बहने में जो रुकावट उत्पन्न होगी, वो क्या कहलाएगी? प्रतिरोध कहलाएगी। जैसे सपोज कीजिए आप एक गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर से आप जा रहे हैं, रास्ते में आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा बेटा, रास्ते में आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा, तो स्पीड ब्रेकर क्या करेगा? आपकी स्पीड को कम करने का काम करेगा, मतलब फ्लो को क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। अब आपकी जगह पर आप समझिए एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध करेगा क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, उस स्पीड को कम करने का काम करेगा, उस स्पीड को केवल कम करने का काम करेगा। तो आवेश के प्रवाह में जब कोई करंट फ्लो होता है, तो उसके रास्ते में जो रुकावट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। रुकावट को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। कोई भी कंडक्टर चार्ज फ्लो को जितना अपोज करता है, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा माना जाता है। ठीक है जी, तो देखिएगा रेजिस्टेंस हमने क्या कहा बेटा? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हमारे पास में हो जाएगा। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हमारे पास में हो जाएगा। अंकित बैग जाके फिर से ज्वाइन कर लीजिए बेटा, इसलिए हम क्लासेस एप्लीकेशन पे चलाते हैं। एप्लीकेशन पे आप डेमो देख लीजिए, बाकी आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पर चलेगी। यदि बाकी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कीजिए, एक बार बैक जाके फिर से रीज्वाइन कीजिएगा। बेटा ऐप पे किसी को वॉइस में दिक्कत आ रही है? प्रमोद केवल आपको आ रही है बेटा। ईयरफोन लगाइए या कुछ और लगाइए, बाकी के 11 बच्चे और हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है ना? गूगल मीट पे भी बिल्कुल क्लियर चल रही है क्लास, मेरे एंड से बिल्कुल सही है बेटा। ये आपके इंटरनेट इशू के कारण हो सकता है, आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा, इस कारण हो सकता है। ठीक है, बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे ऐड हैं वो लोग एप्लीकेशन पे क्लास कीजिए, एप्लीकेशन पे बिल्कुल क्लियर चलती है। गूगल मीट पे बीच बीच में ब्लर हो जाती है, थोड़ा सा इशू आते रहता है। ठीक है जी, देखिएगा तो रेजिस्टेंस हमने क्या कहा बेटा कि R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हमारे पास हो जाएगा। R इज इक्वल टू V अपॉन आई हमने लिखा। अब देखिए इसको लेकर बात करते हैं, यहां से हमें कुछ चीजें निकालनी है। एक तो हमें यहाँ पर निकालना है इसके लिए यूनिट। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? यदि मैं रेजिस्टेंस को लेकर बात करूं तो देखिए यूनिट वाइज में इसे क्या लिख सकता हूं? यूनिट के हिसाब से मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा? V मेरे पास में क्या है? विभवांतर है, पोटेंशियल है। यदि विभवांतर की मैं बात करूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं यूनिट में? इसे मैं लिख सकता हूं वोल्ट, है ना जी, VOL की आप लिख सकते हैं। और आई जो करंट है इसे मैं किस में मेजर करूंगा? एसआई यूनिट में यदि बात करूं तो एम्पियर में मेजर करूंगा। तो इसका जो एक यूनिट होना चाहिए रेजिस्टेंस का, वो वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए बेटा। वोल्ट पर एम्पियर एक यूनिट होनी चाहिए, वोल्ट पर एम्पियर इसके लिए एक यूनिट होनी चाहिए। यदि वोल्ट पर एम्पियर है, इसे ही मैं एक और नए नाम से जानता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ओम। इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे अब हम जहां पर भी प्रतिरोध की बात करेंगे, हम इस सिंबल का यूज करेंगे। 5 ओम का प्रतिरोध है तो 5, इसके बाद हम ओमेगा का यूज करते हैं। 5 ओम 10 ओम हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। आपके में इशू होगा बेटा, थोड़ा सा नेट पैक बड़ा करवा लीजिए, नेट पैक बड़ा करवा लीजिए। चलिएगा, यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी ओम हो जाएगी, यूनिट इसकी ओम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं।
आगे थोड़ी सी बात और करेंगे। अब देखिए ओम, जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यूनिट तो हमारे पास ओम हो गई, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए। डायमेंशन की बात कीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसे क्या कहा जाता है? हमने सभी चीजों के लिए निकालना सीखा है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र की हम बात करेंगे। इसकी विमीय सूत्र क्या बनेगा? विमा इसके लिए क्या बनने वाली है? विमा इसके लिए क्या बनने वाली है बताइए। किसी को याद हो तो कमेंट कीजिएगा, किसी को याद हो तो कमेंट कीजिएगा बेटा, या हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके निकाल सकते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। देखिए पोटेंशियल आप सभी जानते हैं, विभव वास्तव में क्या होता है? हमने जब विभव की बात की थी, जब हम विभव की बात करते हैं किसी भी चीज को लेकर, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए विभव की बात की थी, तो आवेश के लिए हम विभव क्या कह सकते हैं, विभवांतर क्या कह सकते हैं? ब्रेक करके बता दें। देखिएगा बेटा, विभवांतर आपके पास में क्या बनेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा? V अपॉन आई है। अब देखो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा या जो विभवांतर होगा, विभव होगा, विभव को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को, अनंत से किसी आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु तक लाने में क्या हो जाएगा बेटा? किया गया कार्य हो जाएगा। तो v को आप ब्रेक कर सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज में। नीचे आपके पास क्या है बेटा? I इंटू टी है। वर्क अपॉन चार्ज में मैंने ब्रेक किया, और नीचे मेरे पास I है, सॉरी करंट है I। ठीक है जी। वर्क के लिए मैं जानता हूं, कार्य के लिए मैं विमीय सूत्र जानता हूं बेटा। कार्य की विमा क्या हो जाएगी? कार्य के लिए विमा क्या हो जाएगी? बल गुणित विस्थापन, बल हो जाएगा mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L। तो वर्क के लिए क्या बन जाएगा? ml² ml²t-2 कार्य का हो गया। अब देखो q इंटू आई यहाँ पर बचा, q इंटू आई मेरे पास बचा, इनके लिए भी लिखते हैं ml²t-2। आवेश को क्या लिख सकते हैं बेटा? आवेश को क्या लिखा जा सकता है? देखो I बराबर हमने क्या लिखा था? q बाई टी। I बराबर हमने क्या लिखा था? q बाई टी। तो q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। Q क्या हो जाएगा? I इंटू टी। धारा का हो जाएगा A, टाइम का हो जाएगा T। धारा का हो जाएगा A। Q के लिए मैं लिख सकता हूँ A इंटू टी, और I के लिए अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? A लिख सकता हूँ। सभी को सॉल्व करेंगे, A का स्क्वायर ऊपर जाएगा A की पावर -2, नीचे से एक T जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा। ml² T की पावर -3 A की पावर -2। कुछ इस प्रकार से मेरे पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी, कुछ इस प्रकार से मेरे पास इसकी डायमेंशन बन जाएगी ml² T-3 A-2। यहाँ तक की चीजें क्लियर? ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। रेजिस्टेंस को लेकर और बात करते हैं। रेजिस्टेंस को लेकर और बात करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, जो प्रतिरोध होता है, जिसे आप प्रतिरोध कहेंगे, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर ये निर्भर करता है, इसके विषय में बात करेंगे। तो देखिएगा, यदि आपके पास कोई चालक इस प्रकार से है, यदि आपके पास कोई कंडक्टर वायर इस प्रकार से है बेटा,
कि इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई है आपके पास स्मॉल एल, लंबाई है स्मॉल एल, और जो आपका इसका कटाक्ष क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कौन सा एरिया आता है बेटा, ये वाला, ये जो एरिया बनता है ना यहाँ पर, ये वाला, कहीं से भी काट के आप देखेंगे जो एरिया बनेगा, ये एरिया यदि इसका कैपिटल ए है या स्मॉल ए, जो भी आप लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि आपके पास एरिया ए है तो देखिएगा किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होगा बेटा डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जब आप लंबाई को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप लंबाई को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ते जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। सेकंड जो आपके पास में पॉइंट बनेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। देखो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात बन रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनवर्स का मतलब यही होता है कि यदि आप L को बढ़ाओगे तो देखो R भी बढ़ेगा, समानुपात है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये क्रॉस में बन रहा है, A को बढ़ाओगे तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, A को बढ़ाओगे तो R क्या हो जाएगा, कम हो। यहाँ तक की चीजें क्लियर। दोनों को अब हम क्या करेंगे बेटा, मिलाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिलाकर लिखेंगे। चलिए मिलाते हैं दोनों को एक साथ मिलाते हैं बेटा, क्या बनेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी आप यहाँ से हटाएंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रो L अपॉन क्या हो जाएगा, A। R इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, रो L अपॉन A आपके पास में हो जाएगा, रो L अपॉन A आपके पास में हो जाएगा। एक बार इस रो का नाम बताइएगा, एक बार इस रो का नाम कमेंट कीजिए सभी। हर जगह डेंसिटी नहीं होती बेटा, हर जगह डेंसिटी नहीं होती नामिनी। यहाँ पर ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे आप। यहाँ पर जो रो है, रो को आप कहेंगे बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या आप इसे हिंदी में कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है जी, ये जो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध की हम जो बात कर रहे हैं, ये किसी मटेरियल के लिए क्या होगा बेटा, फिक्स होगा, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, ये होता क्या है, यदि हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकालें तो देखो रो आपके पास में क्या हो जाएगा, रो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, रो की वैल्यू निकालिए तो ये बनेगा R इंटू ए अपॉन एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आपके पास में हो जाएगा, रो बराबर आर ए अपॉन एल आपके पास में बन जाएगा। अब देखिए यदि आपके पास एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ आपके पास हो जाए 1 मीटर, ए और एल दोनों आपके पास सिंगल सिंगल हो जाए बेटा, 1 1 हो जाए तो रो बराबर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं किसी ऐसे कंडक्टर को ले लूं जिसकी लेंथ कितनी हो बेटा, 1 मीटर हो, और यदि उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कटाक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर होगा, 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका जो भी रेजिस्टेंस बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, उसका जो भी रेजिस्टेंस बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यदि हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध के लिए यूनिट की बात करें बेटा कि इसको हम मेजर किस में करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप सभी की यूनिट रखिए, आर के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। एरिया है बेटा, एरिया को किस में मेजर करोगे, मीटर स्क्वायर में। नीचे आपके पास लंबाई है, किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। तो देखो ये दोनों चीजें तो कैंसिल हो गई, तो यूनिट क्या बनेगी बेटा, ओम मीटर आप लिख सकते हैं, ऐसा ही में ओम मीटर लिख सकते हैं, या आप ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सीजीएस में लिखना चाहे तो ओम सेंटीमीटर लिख लीजिए।
ठीक है जी। ओम मीटर आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी इसके लिए। यदि आप इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो क्या बनेगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला यदि आप लिखना चाहते हैं तो देखिए यूनिट क्या बनी, ओम मीटर। यदि आप इसकी डायमेंशन लिखना चाहते हैं, यदि आप इसकी बीमा लिखना चाहते हैं, बीमा यदि आप इसकी लिखना चाहते हैं तो देखिए क्या बनेगा बेटा, सभी की लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ओम मीटर से ही हम लिखते हैं, ओम हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध के लिए हमने अभी लिखा था बेटा ml² t माइनस क्या बना था, t-3 एक की पावर -2 हमारे पास था, t-3 एक की पावर -2 हमारे पास में था, ml² t की पावर -3 a की पावर -2, ये किसके लिए हो गया, रेजिस्टेंस के लिए। इनटू में क्या है बेटा, मीटर भी है, मीटर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, l, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ml3 t की पावर -3 a की पावर -2। ओके जी, ठीक है। याद रखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है किसी भी पदार्थ का गुण होता है। आप जिस पदार्थ का वायर बना रहे हैं, आप जिस भी पदार्थ का वायर बना रहे हैं उसी का आपको क्या लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। कोई भी आप पदार्थ लीजिए, उसके लिए जो भी आपके पास वैल्यू बनेगी, गिवन होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको उसी का लेना होगा। अब देखिए कुछ जनरल हम वायर्स की बात करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेटा तारों में, यदि आपने देखा होगा तो आपने तांबे का तार सभी ने देखा है, तांबे को हम कहते हैं कॉपर वायर, है ना जी। इसके अलावा आपने देखा होगा बेटा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, है ना जी, एल से आप जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के वायर आपने घरों में उपयोग होते हुए देखा होगा, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने में आपने इसका उपयोग देखा होगा। तो इन दोनों जो तार होते हैं, ये जो दो धातुएं हमने लिखी है, एक एल्यूमिनियम और एक कॉपर, इन दोनों के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस इनका कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। नहीं बेटा, कम होगा। देखो इनका जो रेजिस्टेंस होगा, जो रुकावट होगी धारा के प्रवाह कराने में, वो बहुत ज्यादा कम होगी। इसीलिए हमने क्या बनाया, इनके लिए हमने बनाया वायर बनाया, इनके हमने क्या बनाया, वायर हमने बनाया हुआ है। ठीक है जी, वायर हमने बनाया हुआ है। ठीक है। अब देखो इनके इनवर्स की बात करते हैं, इनके इनवर्स की बात करते हैं। इनका इनवर्स भी हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, जानते हैं इनका इनवर्स क्या होगा, इनका इनवर्स क्या होगा बेटा, चलिए दोनों के लिए इनवर्स की बात करते हैं, दोनों के लिए इनवर्स की बात करते हैं। ठीक है। यदि हम प्रतिरोध के इनवर्स की बात करें, प्रतिरोध के इनवर्स की यदि हम बात करें तो देखिए अगला जो आपके पास में पॉइंट आएगा, अगला जो आपके पास में पॉइंट आएगा बेटा, इसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी, इसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, या आप हिंदी में इसे क्या कहेंगे, चालकता आप इसे कहते हैं। देखो ये क्या बताती है कि किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कितना ज्यादा कम है, जस्ट रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, प्रतिरोध का अपोजिट हो जाता है। किसी भी पदार्थ में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ये कौन बताएगा, चालकता बताएगा। चालकता आपके पास में क्या होगी, चालकता आपके पास में क्या होगी, तो आप इससे रिप्रेजेंट कर दीजिए जी से, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/r आपके पास में हो जाएगा। जस्ट रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होगा, इनवर्स होगा, उसे आप कहेंगे चालकता। यदि आप इसके लिए यूनिट की बात करेंगे तो देखिएगा यूनिट क्या बनेगी बेटा, प्रति ओम, या आप क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को आप क्या कहते हैं, सीमेंस के नाम से जाना जाता है, सीमेंस के नाम से जाना जाता है, आप कैपिटल एस इसको
लिख सकते हैं। ठीक है जी, सीमेंस के नाम से जान सकते हैं। महो भी बोला जाता था लेकिन आजकल उसका यूज नहीं करते। अब देखो, जब हमने रेजिस्टेंस के अपोजिट की बात करी जिसे हमने कंडक्टिविटी कहा, ऐसे ही हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी इन्वर्स होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी हमारे पास इन्वर्स चीज बनेगी। यदि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इन्वर्स की बात करें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अगली चीज हम सीखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसे आप क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। इसे आप किस नाम से जानेंगे? विशिष्ट चालकता के नाम से जानेंगे। विशिष्ट चालकता के नाम से जानेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये हमारे पास क्या होगा? 1 अपॉन रो हमारे पास में हो जाएगा। 1 अपॉन रो हमारे पास में हो जाएगा। यदि हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था बेटा? रो के लिए यूनिट थी ओम मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 अपॉन ओम मीटर। तो इसके लिए यदि आप यूनिट की बात करेंगे तो क्या बनेगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या आप ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? साइमेंस इंटू मीटर इनवर्स, एस इंटू मीटर इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं। साइमेंस इंटू मीटर इनवर्स आप इसे लिख सकते हैं। साइमेंस पर मीटर कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या प्रति ओम मीटर। ऐसे आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। यूनिट निकाल लेंगे सभी लोग। यहाँ तक की चीजें क्लियर है बेटा? आगे चलें। चलिएगा, ओके कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, नेटवर्क दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार रिकॉर्डिंग से फिर से देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे। क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो यहीं पर आप बात करेंगे ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स की। ठीक है जी। केमिस्ट्री में आप सीजीएस सिस्टम को फॉलो करेंगे। चलिएगा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। इफेक्ट की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, इसको लेकर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। प्रीवियस ईयर जब आप उठाएंगे तो रेजिस्टेंस से लेकर काफी एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा। रो एल अपॉन ए हमने अभी लिखा है बेटा। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए हमारे पास में हो जाता है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमारे पास में हो जाता है। ठीक है जी। अब देखिएगा, रेजिस्टेंस को लेकर बात करें, रेजिस्टेंस को लेकर बात करें, आपके पास एक वायर है, एक वायर है बेटा। मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, नॉर्मली क्वेश्चन है, ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। एक आपके पास वायर है जो आपके पास काफी लंबा है और क्या है बेटा? पतला है। लंबा और पतला यदि आपके पास एक तार है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? और दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा तार है आपके पास छोटा और कैसा है बेटा? मोटा है। छोटा है और मोटा है।
दोनों में से बताइए किसका रेजिस्टेंस कम होगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? एक आपके पास दुबला पतला तार है, बहुत लंबा है, और एक आपके पास मोटा सा तार है, छोटा सा है। दोनों में से किसके लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसके लिए रेजिस्टेंस कम होगा? देखो, एक तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाले का हाई होगा, बिल्कुल सही है। कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख लीजिए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए फॉर एरिया होता है, ए फॉर एरिया होता है, आपको ए का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस में ए का मतलब एरिया से है। आप कुछ भी लिखिए, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर वायर आपको क्रॉस सेक्शनल में गोल ही देखने के लिए मिलेंगे। जो भी वायर बनेगा उसको यदि आप काटोगे तो सामने से सर्कल ही दिखेगा। देखिए, लंबा और पतला वायर है बेटा, लंबा है मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है, लंबाई ज्यादा तो भी प्रतिरोध ज्यादा। पतला है मतलब क्षेत्रफल क्या है बेटा, कम है। क्षेत्रफल यदि कम है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो पतला और लंबा जो वायर होगा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जो मोटा तार होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, लगभग हर किसी का आंसर बिल्कुल सही है, हर किसी का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो, डिपेंडेंसी के लेकर बात करते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक नोट टाइप में आप इसको लिखिएगा, नोट टाइप में आप लिखिएगा कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है। देखिए, यदि आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये लंबाई पर डिपेंड करता है बेटा, बिल्कुल सही बात है, लंबाई पर निर्भर करेगा। ये एरिया पर भी निर्भर करेगा, ये एरिया पर भी डिपेंड करेगा। और ये आपके पास आपने किस मटेरियल को लिया है, इस मटेरियल पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप रो को लेकर बात करेंगे तो रो आपकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, कितना भी लंबाई ले लीजिए रो डिपेंड नहीं करेगा। एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगा रो का मान। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा, ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ओनली ऑन किस पर डिपेंड करेगा, आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है, कौन सा मटेरियल लिया हुआ है। ये इनकी डिपेंडेंसी हो गई, निर्भरता आप इसे कह सकते हैं, कौन सी चीज किस पर डिपेंड कर रही है। लिख पाएंगे इसको, समझ आया, कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं, आपने मे बी 12th क्लास में इसको डेरिवेशन में भी किया होगा, डेरिवेशन में भी किया होगा। आपके पास एक वायर है बेटा, आपके पास एक वायर है, सपोज कीजिए आपके पास एक मोटा सा ये वायर है, ये आपके पास एक वायर था। ठीक है जी, इस वायर के लिए हम कुछ मटेरियल ले लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास में था R1, इसका रेजिस्टेंस था R1। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था बेटा वो कितना था, A1। इसकी जो रेडियस थी, इसकी जो रेडियस थी वो रेडियस क्या थी, R1। रेडियस क्या थी, R1। और टोटल जो इसकी लंबाई थी L1। यदि आप किसी रेजिस्टेंस को, यदि आप किसी रेजिस्टेंस को, किसी प्रतिरोध को या किसी तार को लेकर आप बात करें, यदि आप किसी तार को खींच दें, खींचकर आप क्या कर दें बेटा, उसकी लंबाई को डबल कर दें। आप जानते हैं वायर को जैसे ही खींचा जाएगा धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वो खींचते जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। उसमें क्या होगा, तार आपका मोटा था, जब खींच जाएगा तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा यदि तार को आप खींचेंगे तो आपने क्या किया, इसको खींचकर बेटा आपने क्या कर दिया, डबल लंबाई का कर दिया। आपने इसको जस्ट डबल लंबाई का कर दिया। लंबाई आपने क्या कर दी इसकी, एल से बढ़ाकर आपने क्या कर दी बेटा, 2L कर दी। एल से बढ़ाकर आपने क्या कर दी, 2L कर दी। लंबाई को आपने डबल कर दिया, लंबाई को आपने डबल कर दिया। तो आपसे पूछा है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। लंबाई को आपने जैसे ही डबल किया, दो गुना किया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है। कितने गुना हो जाएगा बेटा रेजिस्टेंस, कोई बता सकता है डायरेक्ट? ओके,
AP सुल्तान, यही नाम है आपका या नाम कुछ और है? रेडियस तो चेंज ही होगी बेटा, रेडियस तो डेफिनेटली चेंज ही होगी, रेडियस तो डेफिनेटली चेंज होगी। देखो बेटा, हर बार लेंथ को आप बढ़ा रहे हैं, देखिए दो फैक्टर यहाँ पर काम करेंगे। आप जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो लंबाई तो आपने दो गुनी कर दी, लंबाई आपने दो गुनी कर दी बेटा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो जैसे ही आप लंबाई को बढ़ाओगे, जो यहाँ पर जो एरिया बन रहा था, हमारा जो तार मोटा था बेटा, तार पतला होगा कि नहीं होगा? देखिए ये जो एरिया था, ये एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा बेटा, एरिया भी तो कम होगा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से यदि आप लिखेंगे तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी, एरिया कम होगा। अब देखो एक क्वेश्चन से इसको समझो, फिर हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक बनाते हैं, इसकी डायरेक्ट हम ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, दोनों चीजों के लिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, आप उससे डायरेक्ट निकाल पाएंगे, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पर लिखूं इनिशियली, यदि यहाँ पर स्टार्टिंग कंडीशन में R1 लिखूं बेटा, तो देखो दोनों जो कंडीशन है लंबाई में, हमारे पास वायर तो वही रहा, मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, तो R1 इज इक्वल टू रो ऑफ L1 अपॉन, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? A1, L1 अपॉन A1 लिखना पड़ेगा। और A1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन क्या बनेगा बेटा? पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। पहली कंडीशन तो ये बनी। यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा R2 बराबर, तो यहाँ पर देखिए R2 बराबर आपके पास क्या बनेगा बेटा? रो इंटू L की जगह आपने क्या कर दिया? 2L अपॉन, यहाँ पर रेडियस R2 मान लेते हैं, A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पाई R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने दोनों के लिए R1 और R2 की वैल्यू लिखा बेटा, R1 और R2 की मैंने वैल्यू लिखा। यहाँ तक क्लियर है? दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए मैंने केवल R1 और R2 की वैल्यू लिखा। अब देखिए यहाँ पर R1 और R2 के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमने जो खींचा तार को, तो उसकी पहले रेडियस कितनी थी, बाद में रेडियस कितनी हो गई। त्रिज्या में परिवर्तन हुआ ये हमें पता है, रेडियस में चेंज हुआ हमें पता है, लेकिन कितना चेंज हुआ ये हमें नहीं पता। इसके लिए एक चीज देखिएगा, यदि ये जो वायर था बेटा, सपोज कीजिए इस वायर का कुछ आयतन रहा होगा, कुछ वॉल्यूम रहा होगा, तो वॉल्यूम तो अभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब यदि ये 5 किलोग्राम का वायर था, तो अभी भी वायर 5 किलोग्राम का ही होगा, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो वॉल्यूम या आप कहेंगे आयतन इसका पहले था, वही आयतन तो अभी भी होगा, वही आयतन अभी भी होगा। तो यदि प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन दोनों बराबर है, तो शुरुआत में देखो ये किस तरीके का दिख रहा है बेटा? एक सिलेंडर के तरीके का दिख रहा है। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3, 4/3, ओ सॉरी, हम कहा इसका वॉल्यूम स्फेयर के लिए लिखने लगे। सिलेंडर है ये, सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर ऑफ एच। ठीक है जी। तो देखो शुरुआत की कंडीशन के लिए वॉल्यूम लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, क्या है बेटा? एल के बराबर। बाद में क्या हुआ? पाई R2 का स्क्वायर, और एल की जगह में क्या हो गया? 2L हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहां से देखिए आपको वैल्यू मिलेगी R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बेटा? 2L अपॉन L, L से L कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/1। एक रिलेशन आपको ये मिल गया। अब आपको रिलेशन तो चाहिए इन दोनों के बीच में, रिलेशन तो आपको इन दोनों के बीच में चाहिएगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों को कर दीजिए बेटा, क्या? डिवाइड कर दीजिए। दोनों को चाहिए तो आप डिवाइड कर दीजिए, R1 और R2 के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो R1 डिवाइडेड बाई यदि मैं R2 करता हूं बेटा, तो देखिए R1 की वैल्यू क्या है? रो L अपॉन कितना है? पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर रो इंटू 2L अपॉन में क्या हो जाएगा? पाई
R2 का स्क्वायर, दोनों को मैंने डिवाइड किया, हल करेंगे बेटा दोनों को, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, देखिए जो चीजें कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर दीजिए, रो से रो वैसे भी जाने वाला, एल से एल जाएगा, पाई से पाई जाएगा, बचेगा क्या, ये R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर की यदि मैं वैल्यू लिखूंगा बेटा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, देखो यहाँ पर R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यदि मैं R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, तो R1 बटे R2 इज इक्वल टू 1/2, मैंने ये नीचे वाला 2 अलग लिखा बेटा, और इनटू मैं लिख सकता हूँ R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर या R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ये लिखा, देखो इसकी वैल्यू भी क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, टोटल क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा 1/4, तो सॉल्व करेंगे R2 बराबर क्या निकल कर आ जाएगा बेटा 4 ऑफ R1, R2 बराबर क्या निकल कर आएगा 4 ऑफ R1 आपके पास में निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब यदि यहाँ पर प्रतिरोध 10 ओम था तो यहाँ पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा 40 ओम हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा, मतलब कितना बढ़ेगा 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। बेटा बेसिक गणित आप खुद से करें, बटे के बटे वाली चीजें आप खुद से हल करने की कोशिश करें। देखिए ना R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर की वैल्यू 1/2 थी, मैंने 1/2 लिखा बेटा, ये चार चीजें जब बटे में आती हैं तो ये जो अंदर वाली चीजें होती है एक साथ होती हैं, ऊपर वाली चीजें एक साथ होती हैं, संख्याएं पलटने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं महजबीन, आप एक बार रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप उससे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखो ये इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो डायरेक्ट यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि हमने लंबाई को बेटा जितने टाइम इंक्रीज किया, यदि आपने लंबाई को बढ़ाया है तो लंबाई को आपने जितना गुना बढ़ाया उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यदि हमने लंबाई को 2L किया मतलब डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज होगा, 4 टाइम होगा, इंक्रीज होगा। यदि आपने लेंथ को 3L किया मतलब 3 गुना बढ़ाया, जस्ट ट्रिपल कर दिया, तो ट्रिपल करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम, याद रहेगा डायरेक्ट, याद रहेगा डायरेक्ट। नोट कर लेंगे इसे, इसे नोट कर लेंगे बेटा, इसको आप एज अ ट्रिक डाल के ऐड कर सकते हैं, एज अ बेसिक ट्रिक डाल सकते हैं या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप डाल सकते हैं कि पहला आप तरीका लिखिए, यदि आप लंबाई को कर रहे हैं n इंटू एल, यदि लंबाई को आप कर रहे हैं बेटा n इंटू एल, n इंटू एल का मतलब जितने भी गुना आप करना चाहें, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा n स्क्वायर इंटू आर, तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा R2 लिख लीजिए, R2 कितना हो जाएगा इनिशियल का n स्क्वायर हो जाएगा, जो भी पहले रहा होगा उसका क्या हो जाएगा जस्ट स्क्वायर का डबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो यदि लंबाई को आपने किया बेटा 3L, 3 गुना बढ़ाया तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा 9 गुना बनेगा पहले का, यदि आपने लंबाई को किया 4L, 4 गुना बढ़ाया तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा 16 ऑफ R1 बनेगा, पहले वाले का कितना हो जाएगा 16 गुना आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई, कैसे कैलकुलेट करना है इन चीजों को, कैसे कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस को आप जितने भी गुना चाहें बढ़ा सकते हैं यहाँ से, लंबाई को आप यदि 5 गुना करेंगे तो प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा बेटा 25 गुना हो जाएगा, क्लियर, डायरेक्ट स्क्वायर के साथ में इंक्रीज होगा, डायरेक्ट स्क्वायर के साथ में इंक्रीज करेगा। अगला एक कंडीशन और लीजिए, सेकंड और ट्रिक लीजिएगा बेटा एरिया को लेकर, यदि आप बात करें एरिया को लेकर बात करें, क्षेत्रफल को लेकर हम बात करें,
देखिएगा, अब एरिया को हम बढ़ा सकते हैं या एरिया को हम कम कर सकते हैं। एरिया को बढ़ा सकते हैं, एरिया को कम भी कर सकते हैं। क्षेत्रफल के साथ में क्या संबंध होता है, एरिया के साथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, हम जानते हैं। एरिया यदि बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया यदि बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप एरिया को बेटा जस्ट डबल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने एरिया को 2 गुना किया, मतलब जो क्षेत्रफल पहले 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था उसको आपने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर जो नया प्रतिरोध बनेगा R2 जो आपके पास बनने वाला है बेटा, वो कितना बनेगा, R1 का डिवाइडेड बाई हो जाएगा जितने भी टाइम आपने किया है उसका स्क्वायर, जितने भी टाइम आपने किया है उसका स्क्वायर। यदि आपके पास कभी एरिया था बेटा ए, एरिया था ए, इसको आपने कर दिया एरिया को 2a, तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, जो भी पहले रेजिस्टेंस रहा होगा इसका कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। स्क्वायर से कर दीजिए, डिवाइड करेंगे, लेकिन एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से लिखिए कि यदि एरिया को आपने n टाइम्स बढ़ाया है, एरिया को आपने n टाइम्स बढ़ाया है, तो प्रतिरोध आपका n टाइम क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, n टाइम कम हो जाएगा। ठीक है जी। यदि आपने कभी एरिया को बेटा 3 टाइम कर दिया, 3 गुना एरिया आपने कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, जो भी पहले रहा होगा उससे कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, उससे पहले क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। दोनों ट्रिक आपको समझ में आई बेटा कैसे लिखना है। लेंथ के लिए सीधे मल्टीप्लाई होते जाएगा और एरिया के लिए सीधे डिवाइड होते जाएगा, लेकिन किसके साथ, स्क्वायर के साथ में होते जाएगा, स्क्वायर के साथ में होते जाएगा। ठीक है जी। देखिए बेटा, एक आपके पास वायर था, इसकी लेंथ को आपने हाफ कर दिया, लेंथ को आपने आधा कर दिया। यदि आपने लेंथ को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया बेटा, रेजिस्टेंस कितना बनेगा, नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R2 बराबर क्या बनेगा, पहले का बताइएगा। यदि लेंथ को मैंने हाफ कर दिया तो क्या कंडीशन बनेगी, और सेकंड आप बताइए कि यदि एरिया को मैंने बेटा A/2 कर दिया तो नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा। दोनों कंडीशन सॉल्व कीजिए आप ट्रिक से। बस यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई बेटा, n की वैल्यू 1/2 हो गई है, बनाइए। ओके ओके, ठीक है, चलिए बनाया बेटा आपने, बहुत अच्छी बात है। देखो, यदि आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो n की वैल्यू 1/2 रख दीजिए, क्या बनेगा, 1/4 बन जाएगा बेटा, जो भी इनिशियल रेजिस्टेंस रहा होगा उसका 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 1/2 के होल स्क्वायर, मतलब 1/4 से, तो क्या बनेगा, R1 डिवाइडेड बाई 1/4 करेंगे बेटा, 4 ऑफ R1 बन जाएगा, 4 ऑफ R1 बन जाएगा। आई होप सभी का ये आंसर बिल्कुल सही आया होगा, दोनों के आंसर आपके बिल्कुल सही आया होगा। केवल और केवल आपको यहाँ पर n की वैल्यू पुट करनी थी, केवल और केवल आपको n की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है जी। तो ये हमने देखा, दो चीजों का इफेक्ट देखा, या तो आप लेंथ को बढ़ाएं या तो आप एरिया को बढ़ाएं, या तो आप लेंथ को बढ़ाएं या तो आप एरिया को बढ़ाएं। ठीक है जी। अलग अलग यदि आप बढ़ा रहे हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यदि कभी आपको दिया जाए कि आप दोनों को एक साथ बढ़ा रहे हैं, आपने लेंथ को भी बढ़ाया, एरिया को भी बढ़ाया, तो फिर आपको कन्वेंशनल मेथड में चलना पड़ेगा, जो आपके पास पूरी डिटेल प्रोसीजर है उसमें आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक इफेक्ट की बात और करते हैं, एक इफेक्ट की बात और करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है बेटा,
किसी भी चालक तार का, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर एक चीज का और इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर के इफेक्ट के विषय में हम लोग बात करते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव की हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी मटेरियल पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि तापमान को बढ़ा रहे हैं, यदि आप तापमान को बढ़ा रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकती है। मटेरियल में हमारे पास दोनों प्रकार की चीजें आती है, हम कंडक्टर भी ले सकते हैं, इंसुलेटर भी ले सकते हैं, चालक कुचालक दोनों को ले सकते हैं। तो यदि हम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो देखिएगा बेटा, पहली हम बात करते हैं किस चीज को लेकर, हम बात करते हैं किसके लिए, कंडक्टर के लिए। आप किसी भी कंडक्टर को ले लीजिए, चालक को ले लीजिए, चालक में क्या आएंगे बेटा, मेटल्स आपके पास आ जाएंगी, सारी की सारी धातुएं। यदि कंडक्टर के लिए आप कभी बात करें तो कंडक्टर में जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे 10 डिग्री, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40 तक आप पहुंचते गए, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते गया, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। टेम्परेचर यदि घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। इसके लिए तो सीधा सीधा संबंध है, तापमान को बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तापमान घटाओगे प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अब देखो एक मटेरियल और होता है बेटा हमारे पास, जिसको हम कहते हैं इंसुलेटर, है ना जी, जिसे आप क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। अब कुचालक के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा रिलेशन होता है। जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाते जाओगे प्रतिरोध क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तापमान को घटाते जाओगे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उल्टा रिलेशन होगा दोनों के बीच में, उल्टा रिलेशन होगा। ठीक है जी, याद रहेंगे। ठीक, अब देखो कंडक्टर इंसुलेटर, ये दो प्रकार की चीजें हमने डिस्कस करी कि कंडक्टर आप जानते हैं बेटा वे पदार्थ होंगे जो क्या होंगे, कंडक्ट कर सकते हैं, करंट को प्रवाहित कर सकते हैं, करंट को प्रवाहित कर सकते हैं। एक प्रकार का और कंडक्टर हमारे पास आता है, एक प्रकार का और कंडक्टर हमारे पास आता है जिसे आपने सुना होगा, जिसे आप कहते हैं बेटा सुपर कंडक्टर, जिसे आप कहते हैं सुपर कंडक्टर, या आप जिसे जानते हैं किस नाम से, अतिचालक के नाम से, अतिचालक के नाम से। क्या होता है बेटा सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। देखो हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ रुकावट तो होगी, जो करंट को फ्लो कराने के लिए है रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट तो वो उत्पन्न करेगा। लेकिन सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो बेटा, लगभग क्या हो जाए, जीरो के बराबर, जिसके लिए जो रुकावट हो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाए। यदि रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो कंडक्टिविटी या चालकता कितनी हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन आए जाए बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई भी रुकावट नहीं बनेगी, कोई भी रुकावट उसके ऊपर नहीं रहेगी। ठीक है जी, कोई भी रुकावट उसके ऊपर नहीं रहेगी। यदि हम बात करें, यदि हम बात करें तो देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। हाँ आइडियल कंडक्टर आप उसको कह सकते हैं। 4.2 केल्विन ये कितना बनेगा बेटा, -268.8, -268.8 डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तापमान जानते हैं टेम्परेचर पर, मरकरी बेटा Hg सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, अतिचालकता शो करता है, सुपर कंडक्टिविटी या आप कह सकते हैं अतिचालकता दर्शाता है, शो करता है। इस तरीके का व्यवहार ये प्रदर्शित करता है, कहां पर, 4.2 केल्विन पर। कौन बेटा, मरकरी। पारा जानते हैं सभी, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, पारा या मरकरी के नाम से हम इसे
जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें ठीक है। ओके, चलिएगा। अब देखो कंडक्टर में बेटा हमने सीखा, कंडक्टर को लेकर हमने सीखा कि किसी भी कंडक्टर का जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के लिए जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, जब आप प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं, एक मिनट रुकना भाई, ये कौन मटेरियल आ गया? जब आप किसी भी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होते जा रहा है बेटा? बढ़ते जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमने सीखा किसी भी चालक के लिए। अब जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, अब हमें कैलकुलेशन भी करना है कि कितना बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए यदि बेटा देखो टेम्परेचर जो है आपके पास, यदि आप टेम्परेचर की बात करें, लगभग यदि आपके पास टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, लगभग आप बात करें 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को लेकर आप बात कर रहे हैं, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि आप बात कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर के कारण जो प्रतिरोध आपका बढ़ने वाला है आर ऑफ टी, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आर ऑफ जीरो इंटू आप क्या लिख सकते हैं? 1 + अल्फा इंटू टी आपको लिखना पड़ेगा। 1 + अल्फा इंटू टी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिएगा अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या आ जाती है बेटा? आर जीरो आपके पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सभी लोग पढ़ सकते हैं बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आर ऑफ टी आपके पास क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एट कहां पर हो जाएगा? T डिग्री सेल्सियस, जो भी आपने तापमान को बढ़ाया वो आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर एक अल्फा आपके पास में आता है, यहाँ पर एक अल्फा आपके पास में आता है। इस अल्फा को आप क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहा जाता है भाई प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। और इंग्लिश में आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंग्लिश में आप इसे कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक आप इसे कहेंगे। टी आपको क्या हो जाएगा बेटा? तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज किया आपने? तापमान में वृद्धि, या आप इसे कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास में हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास में हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर हुई बच्चे? ओके, कल करेंगे इससे, हम आगे चलेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम करेंगे बेटा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं ओम के नियम पर बेस्ड, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो वो क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, चलिएगा एक बार इस चैप्टर को पूरा आप रिवाइज कीजिएगा। लीजिए भाई, एक बार पूरा आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है, इसलिए मैं इसे काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। 4-5 क्लासेस लग जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 8-7-8 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो आपके पास आने वाले हैं वो यहाँ से डेफिनेटली हो जाने चाहिए, है ना। हम 1 बजे से मैथ्स वाली क्लास में मिल रहे हैं, ठीक है जी। मैथ्स वाले बच्चों से 1 बजे हम मिल रहे हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।